हेलो दोस्तों, मैं अमृता राम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात किसकी करेंगे? भाषा शिक्षण की बात करेंगे। किसकी बात? भाषा शिक्षण की। भाषा शिक्षण की यहाँ पर बात करें तो हिंदी और संस्कृत दोनों को हम साथ में मिलाकर पढ़ेंगे। साथ में मिलाकर इसलिए पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि जो जो चीज़ें भाषा से संबंधित कॉमन हैं वो चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाए। तो दोस्तों, हिंदी आपकी प्रथम भाषा और संस्कृत द्वितीय भाषा है, और इन दोनों भाषाओं के मध्य जो कॉमन चीज़ है उनको हमें साथ पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे भाषा का अर्थ, यानी भाषा का महत्व क्या होता है, भाषा से संबंधित विशेषता क्या है, और भाषा का उद्देश्य क्या होता है, भाषा के सिद्धांत क्या है, भाषा से संबंधित परिभाषा क्या है, और जो मुख्य मुख्य भाषाविद हुए उनकी परिभाषाओं को भी पढ़े। और इसके बाद बात करेंगे भाषाओं के कौशल। भाषाओं कौशल आप हिंदी संस्कृत दोनों में एक है, और भाषा समझ सिद्धांत की हमने बात कर ली। और गद्य शिक्षण, चाहे संस्कृत में जाए चाहे हिंदी में जाए, आपका गद्य शिक्षण एक ही है। पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, रचना शिक्षण, इन सारी चीज़ों की बात हमें एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा शिक्षण की। इस भाषा शब्द, सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से बना है, और इस भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या फिर भाषण करना। यानी आप क्या कह सकते हैं, भाषा क्या है? भाषा का अर्थ यही है कि आप बोलना या भाषण करना। आप दो व्यक्तियों के बीच बातचीत करते हैं और जो शब्द निकलता है वो आपका क्या है? भाषा है। आगे बात करें, भाषा विचारों का आदान प्रदान है। यानी भाषा के माध्यम से क्या होता है? दो व्यक्तियों के मध्य या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। आगे बात करें तो भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा किसका साधन है? विचार विनिमय का साधन है। यानी विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का हमने पहले बात की कि भाषा विचारों का आदान प्रदान है, यही चीज़ यहाँ है, भाषा विचार विनिमय का साधन है। यानी जो हमारे विचार होते हैं उसको विनिमय करने यानी आगे पहुंचाने का काम कौन करता है? भाषा करती है। आगे बात अब करेंगे हम महत्वपूर्ण परिभाषा। आज दोस्तों हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो कई बार रीट, यूपीटेट, सीटेट के अंदर पूछ ली जाती है, उन परिभाषाओं की बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप परिभाषा देखिए किसकी? स्वीट की परिभाषा। स्वीट ने दोस्तों क्या कहा? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही आपकी क्या है? भाषा है। यानी ध्वन्यात्मक रूप से जो शब्द प्रकट होते हैं, उन शब्दों के प्रकट होने से जो हमारा विचार मिलते हैं, उन विचारों को ही हम क्या कहते हैं? भाषा। दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, ध्यान इतना, जहाँ पर आपको ध्वन्यात्मक शब्दों इस प्रकार की परिभाषा के अंदर शब्द दिख जाए, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का क्या हो रहा है? प्रकटीकरण, तो आपको स्वीट को बताना है। किसको बताना है? स्वीट को बताना है। यानी ध्वन्यात्मक शब्द, ये चीज, इतनी चीज आपको ये दोस्तों पहचान रखने का आपका तरीका है कि ये शब्द दिख जाए ध्वन्यात्मक शब्दों, तो आपको स्वीट की परिभाषा बतानी है। और इसके अर्थ की बात करें तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा। यानी विचारों का प्रकटीकरण जब आपका ध्वनि के माध्यम से होगा, वहाँ पर क्या होगा? भाषा का विकास होगा। और वह परिभाषा किसने दी? स्वीट ने परिभाषा दी। आगे बात करें, सीताराम चतुर्वेदी ने क्या कहा दोस्तों? सीताराम चतुर्वेदी की एक परिभाषा है, भाषा के आविर्भावों से ये संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। यानी ये क्या कह रहा है? भाषा के आविर्भाव यानी भाषा के विकास के माध्यम से ये क्या संसार है जो किसी गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। यानी अगर भाषा का विकास नहीं होता, भाषा उत्पन्न नहीं होती, तो ये आज संसार क्या होता? गूंगों की विराट बस्ती होती। यानी गूंगे व्यक्ति के समान अपने विचार विनिमय नहीं कर पाता, नहीं अपनी बातचीत आगे पहुंचा पाता। तो दोस्तों, जहाँ पर गूंगों की विराट बस्ती दिखे, वहाँ पर आपको परिभाषा किसकी करनी है? सीताराम चतुर्वेदी की करनी है। यानी गूंगों की विराट बस्ती जिस परिभाषा में आपको दिख जाए, आपको सीताराम चतुर्वेदी करना है। आगे बात करेंगे और परिभाषा की महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे।
अब परिभाषा देखते हैं दोस्तों आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने दोस्तों क्या परिभाषा दी? भाषा संसार का नादमय स्वरूप भाषा संसार का नादमय स्वरूप है। ध्वनि में संगीत है और यह हृदय तंत्र की झंकार है। जिसके स्वर से अभिव्यक्ति होती है। यानी सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों क्या कहते हैं? भाषा संसार का नादमय स्वरूप है। क्या है? नादमय स्वरूप है और ध्वनि में संगीत है। क्या है? भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनि में संगीत है और ये हृदय तंत्र की क्या है? झंकार है। और जिसकी स्वर से जब अभिव्यक्ति होती है, किससे? स्वर से जब अभिव्यक्ति होती है तो वो क्या होती है? आपकी भाषा कहलाती। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती। यानी इन्होंने क्या कहा? भाषा संसार का नादमय स्वरूप है। नाद की बात करें दोस्तों, घोष, यानी जहां पर घोष उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? नादमय स्वरूप कहा जाता है। और ध्वनि में संगीत है, यानी ध्वनि के माध्यम से एक संगीत के रूप में ध्वनि प्रकट होती है, उसे भाषा कहा है। और ये मनुष्य के हृदय तंत्र की क्या है? झंकार है, यानी हृदय के भाव है, जिसकी क्या करता है? स्वर से अभिव्यक्ति होती है। किससे? स्वर के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है, उसे भाषा कहा जाता है। तो दोस्तों जहां पर भी आपको इस प्रकार के शब्द दिखे, नाद में स्वरूप, ध्वनि में संगीत, हृदय तंत्र की झंकार, तो आपको झंकार किसकी करनी है? सुमित्रा नंदन पंत की झंकार करनी है। यानी नाद में स्वरूप, ध्वनि में संगीत और हृदय तंत्र की झंकार है, तो परिभाषा है सुमित्रा नंदन पंत की। और जिसके माध्यम से क्या होता है? स्वर से अभिव्यक्ति होती। इन तीनों चीजों की किसके माध्यम से? स्वरों के माध्यम से जब अभिव्यक्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ये दोस्तों परिभाषा सुमित्रा नंदन पंत की। आगे बात करते हैं, आगे भोलानाथ की बात करते हैं। भोलानाथ तिवारी। दोस्तों भोलानाथ तिवारी ने दो परिभाषाएं दी। कितनी परिभाषा? दो परिभाषाएं दी। इसमें पहली परिभाषा की बात करें तो भाषा उच्चारण अवयवों, भाषा उच्चारण अवयवों से भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा
समाज के लोग, जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी दोस्तों भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक और ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग क्या करते हैं, आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी भाषा उच्चारण अवयवों की बात करें तो आपके उच्चारण करने के अवयव कंठ है, जीभ है, तालु है। इन उच्चारण अवयवों के माध्यम से जो उच्चारित होती हैं, जो आप उच्चारण करते हैं, जो यादृच्छिक करते हैं, जो ध्वनि प्रतीक आपके मुख से निकलते हैं, उनकी व्यवस्था ही आपकी क्या है, भाषा है। यानी उन व्यवस्था के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने भावों और विचारों को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी थी, भोलानाथ तिवारी ने। तो दोस्तों आपको याद रखना, उच्चारण अवयव यानी जहाँ पर उच्चारण अवयवों की बात हो वहाँ पर उच्चारित यादृच्छिक और ध्वनि प्रतीक जैसे शब्द दिखे तो आपको परिभाषा भोलानाथ तिवारी की करनी। यानी जहाँ पर उच्चारण अवयवों की बात की जाए तो वहाँ पर आपकी परिभाषा किसकी होगी, भोलानाथ तिवारी की होगी। एक परिभाषा आपकी और है भोलानाथ तिवारी की, वो भी हमें देखते हैं। यानी इन्होंने दोस्तों दो परिभाषा दी, दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा, कई बार पूछ लिया जाता है इन परिभाषाओं के बारे में। तो इसकी एक और परिभाषा है दोस्तों, भाषा निश्चित पर्यटन के फलस्वरूप, भाषा निश्चित पर्यटन के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यानी दोस्तों ये परिभाषा किसने दी, भाषा निश्चित परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी एक निश्चित परिवर्तन के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यानी भोलेनाथ तिवारी ने दोस्तों ये परिभाषा किसने दी, भोलानाथ ने दी। यह भी परिभाषा भोलानाथ ने दी। इन्होंने कहा भाषा एक निश्चित परिवर्तन, यानी आप एक परिवर्तन करते हैं, उस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, मनुष्य के मुख से निःसृत यानी यानी अपने आप एक ध्वनि निकलती है। वो ध्वनि किस प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि निकलती है जिसका क्या कर सकते हैं हम, विश्लेषण और अध्ययन कर सकते हैं। तो उसे क्या कहा है, भोलानाथ तिवारी ने भाषा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि निश्चित परिवर्तन के बाद क्या होती है, कोई ध्वनि निःसृत होती है, यानी निःसृत शब्द है निश्चित परिवर्तन के साथ है, तो वहां आपको करना क्या है परिभाषा में, भोलानाथ तिवारी। यानी यह परिभाषा किसकी है, भोलानाथ तिवारी की। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, ये परिभाषा बिल्कुल महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में कई बार इन परिभाषाओं को पूछे लिया जाता है। तो दोस्तों इन परिभाषाओं के आप ध्यान से रखिए, इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्दों के आधार पर आप आसानी से निकाल सकते हैं इस परिभाषाओं किसकी परिभाषा है। अब बात करते हैं आगे क्रोच की। क्रोच की बात करें तो दोस्तों क्रोच ने एक परिभाषा दी थी कि भाषा
अभिव्यक्ति की दृष्टि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। यानी इन्होंने क्रॉन्च ने क्या कहा, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित है और सीमित ध्वनियों का क्या है, संगठन है। दोस्तों आपको यही ध्यान रखना कि सीमित ध्वनियों का संगठन जहां पर भी दिखे परिभाषा में, सीमित ध्वनियों का संगठन की जहां पर बात हो वो परिभाषा किसकी है, क्रोच की है। तो क्रोच ने क्या कहा, भाषा सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित है वो क्या है, सीमित ध्वनियों का संगठन है। जहां पर भी सीमित ध्वनियों के संगठन की बात हो वो परिभाषा क्रोच की है। दोस्तों आगे एक बात करते हैं बाबूराम की। बाबूराम की बात करते हैं। बाबूराम सक्सेना ने एक परिभाषा दी थी। बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना ने दोस्तों क्या कहा, मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा, मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा है। वह क्या है, भाषा है। यानी बाबूराम सक्सेना ने कहा मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों, किसकी, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। यानी जिस ध्वनि चिन्हों के माध्यम से क्या करता है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे क्या कहा, बाबूराम सक्सेना ने भाषा कहा। तो दोस्तों जहां पर भी ध्वनि चिन्हों की बात हो वहां पर आपको करना क्या है, बाबूराम सक्सेना को करना है। और ध्वनियों के संगठन की बात हो तो क्रॉच को करना है। ध्वनि चिन्हों की बात हो बाबूराम सक्सेना को करना है। और ध्वन्यात्मक की बात हो, किसकी, ध्वन्यात्मक की बात हो तो आपको स्वीट को करना। जहां पर ध्वन्यात्मक शब्दों की बात हो तो स्वीट होगा। ध्वनि चिन्ह है परिभाषा में तो बाबूराम सक्सेना होगा। और ध्वनियों का संगठन है वहां पर क्रॉच होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की, इस बाबूराम सक्सेना की परिभाषा की। एक और परिभाषा है, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, प्लेटो ने दी थी, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं कंप्लीट हो जाएगी। प्लेटो की बात करें तो दोस्तों एक प्लेटो ने बड़ी शानदार परिभाषा दी। तो इन्होंने क्या कहा, विचार है आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। पर वही जब ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट होकर होठों पर प्रकट हो तो
उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। यानी दोस्तों ये परिभाषा प्लेटो ने दी। किसने दी? प्लेटो ने। विचार आत्मा की मुख्य या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी। यानी विचार हमारे क्या होते हैं दोस्तों? विचार होते हैं वो मूक होते हैं। यानी अगर भाषा नहीं होती तो हमारे विचार हमारे हृदय के अंदर ही रहते, उनको हम प्रकट नहीं कर पाते। तो विचार क्या होते हैं दोस्तों? मूक होते हैं। यानी विचार आत्मा की क्या है? मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। आपके मन के अंदर कोई बात आ रही है, लेकिन उस बात को अगर आप ध्वनि के माध्यम से बोलेंगे नहीं तो वो आपकी क्या होगी? मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत होगी। पर वहीं जब ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट हो, वहीं जब क्या हो? ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट होकर होठों पर प्रकट हो तो उसे भाषा की संज्ञा दी। जब क्या हो? जब ये आपके विचार हैं मूक या ध्वन्यात्मक, आपके हृदय के विचार हैं, वो एक ध्वनि के रूप में आपके होठों पर प्रकट हो, यानी जिस प्रकार आप अपने विचार बोल रहे हो तो उसे संज्ञा किसकी दी? भाषा की। तो दोस्तों विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक, यानी मूक या अध्वन्यात्मक की बात हो तो प्लेटो है। होठों पर प्रकट होने की बात करें किसकी? ध्वनि की, तो वहां पर आपका क्या है? प्लेटो है। यानी हम दोस्तों क्या कह सकते हैं? विचार के माध्यम से ध्वनि प्रकट होती है और ध्वनि के माध्यम से हमारे विचार प्रकट होते हैं। यानी विचार के माध्यम से हमारी भाषा पर, अगर विचार नहीं होंगे तो हमारी भाषा क्या नहीं होगी? प्रकट ही नहीं होगी। अगर आपके मन में कोई विचार नहीं तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, और आपके मन के अंदर विचार है, हृदय के अंदर कोई विचार है, तो अगर भाषा नहीं होगी तो उनको आप प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों विचार और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यानी मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत हो और होठों पर प्रकट होने की बात हो तो आपको क्या करना है? प्लेटो करना है। तो दोस्तों ये थी भाषा शिक्षण की मुख्य परिभाषा जो हमने पढ़ी थी, जो कई बार रीट, यूपीटेट, सीटेट के अंदर पूछ ली जाती है। तो आप इन परिभाषाओं को अच्छी प्रकार से याद भी रखिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको धन्यवाद।